हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अपने वाष्पदाब अवनमन का टॉपिक हो गया था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का भी टॉपिक हो गया था, क्वथनांक उन्नयन का, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ हिमांक अवनमन की। हिमांक अवनमन जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। इसको हम किससे लिखेंगे? डेल्टा TF से लिखेंगे। पहली बात तो ये डेल्टा TF से लिखेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपने एक कटोरा, बर्फ वाला कटोरा होता है, उसमें एक कटोरा पानी लो, फ्रिज के अंदर आप जमाने रख दो। आप टाइम नोट कर लो भाई, फ्रिज के अंदर 30 या 35 मिनट में मान लो बर्फ जम गई, ठीक है। अब आप क्या करो, उस पानी के अंदर नमक मिलाओ, ठीक है, और बाद में वापस जमाने रख दो। तब आप टाइमिंग नोट करना कि घटती है कि बढ़ती है। उससे आपको पता चलेगा कि अपने क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसको अपन बोलते हैं हिमांक अवनमन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। उसको अपन क्या बोलेंगे? हिमांक अवनमन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पहले तो याद रखो क्या होता है। KFM होता है। यहाँ पे KF क्या है? एक कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हिंदी और इंग्लिश में यही बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। इसी को बोलते हैं मोलल हिमांक। मोलल हिमांक, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अवनमन लोअरिंग स्थिरांक कांस्टेंट, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। यहाँ पे KF की यूनिट क्या होगी? जो KB की यूनिट थी वही KF की यूनिट होगी। ये भी ध्यान रखना, केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी, ठीक है। इसमें मेन पढ़ने वाली चीज़ इतनी है, ठीक है, मेन पढ़ने वाली चीज़ इतनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या करना है अपन को। देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको क्या कराया था, आपने पानी में नमक डाला। नमक, पानी कितने डिग्री पे उबलता है? आप कहते हो सर 100 डिग्री पे उबलता है। उस 100 डिग्री को मैंने केल्विन में बदलना होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने के होता है? 373.15 केल्विन के होता है। 373.15 केल्विन के होता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने उस पानी के अंदर नमक डाल के उसको उबाला, तो अब वो 100 डिग्री पे नहीं उबल के 100 से थोड़े ज़्यादा पे उबलेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी पानी के अंदर विलायक के अंदर विलय डालते हो, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उसको हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है? कम होता है। मतलब कोई चीज़ अगर मान लो -2 डिग्री पे जम रही है, ठीक है, और आपने उसमें सोल्यूट डाल दिया, तो वो -2 पे ना जम के -4 -5 पे जमेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो अब ये है इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन सिर्फ यही इतना ही बनता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो भाई सीधी सी बात है, आपको M का मतलब पता होना चाहिए। मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, मोललता, ठीक है। आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि आपको मोललता देंगे, मान लो 0.5 M का सॉल्यूशन दे दिया, 0.5 मोलल का क्या दे दिया? विलयन दे दिया। आपसे पूछेंगे इसका डेल्टा TF बताओ, ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आती है, ये आपसे पूछेंगे। इसके लिए आपको KF की वैल्यू दे देंगे, पेपर के अंदर ही मिलेगी, 0.46 केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपको वैल्यू मिलेगी। आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो 0.46 × 0.5 आएगा। ये कितना आ गया? 30। 23 मतलब 0.23 केल्विन आप इसको बोल सकते हो टेम्परेचर आएगा। इसका मतलब ये होता है 0.23 केल्विन। ये आपका क्या है, हिमांक में जो कमी हुई है वो है, फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी होगी वो आएगा। अब कॉमन सेंस सी बात है, पानी कितने डिग्री पे जमता है? तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? आप कहते हो सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री को मैं केल्विन में चेंज करूँ तो वो होता है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। अब मैं नए सॉल्यूशन का सोल्यूट डालने के बाद अगर मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, नया फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो नया फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। नया फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे? तो वो आप निकालोगे 273.15 में से माइनस कर दो 0.23। माइनस क्यों करा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या करा था? प्लस करा था। यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको माइनस करना है। यहाँ पे आप इसको क्या करोगे?
माइनस करोगे। बस आपको यही ध्यान देना है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। आप इसको माइनस करो तो ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा 2, ये 7 और ये 2, मतलब 272.92 केल्विन पे क्या होगी वो चीज़ अब जमा करेगी। आगे बात समझ में, ये चीज़ मैंने आपको बताई है फ्रीजिंग पॉइंट की। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन और देख लो इसका। हालांकि नोट्स में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपको क्या करेंगे, आपको कहेंगे 5 मोल NaH डालकर 5 मोल NaH डालकर, ठीक है, कोई सॉल्यूशन बनाया, उसका अपन को डेल्टा TF बताना है। KF की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है, यही 0.46 ही ले लो, ठीक है। अब आपको क्या है 5 मोल दे दिए, तो आप पहले मोलैलिटी निकालो, ठीक है, मोलैलिटी। और हाँ, आपको ऐसे और दे सकता है 5 मोल और साथ में वाटर का आपको वेट भी दे सकता है 500 ग्राम। वाटर कितना दे दिया, 500 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया। तो आप क्या करोगे, डेल्टा TF बराबर में KF इंटू में M। KF कितना है 0.46, M को हम कैसे लिखते हैं, क्या होगा, मोल ऊपर आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में यहाँ क्या आएगा 1000। इसको काटा तो ये कितना आया 2, इससे गुणा करा तो कितना आया 10, 0.46 को इससे गुणा करा तो कितना आया 4.6 केल्विन। मतलब डेल्टा TF कितना आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा 4.6 केल्विन आएगा। अब आपको मैं कहूँ बताओ नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आप 273, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इतना ही होता है 273.15। अब आप क्या करो, इस 4.6 को इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5, 12 में से 4 गए 8, और ये आ गया आपका 6 और ये आ गया 2। ये लो, लगभग ये टेम्परेचर आपका आ जाएगा केल्विन में। दूसरा टाइप हो गया आपका, ठीक है। तीसरा टाइप आपसे क्या पूछा जाएगा, तीसरा टाइप आपसे ये पूछा जाएगा कि अब आपको 5 ग्राम क्या दे दिया NaH, 5 ग्राम क्या दे दिया, सॉरी 40 ग्राम NaH 500 ग्राम पानी में घुला है, तो डेल्टा TF बताओ, KF की वैल्यू सेम होगी। अब क्या है, आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, आपने सारे वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो देखो डेल्टा TF बराबर में KF ये लिखा। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में सॉल्वेंट का वेट, और ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा। 40 से 40 काट देना, ये 2 से काट देना, आपको ये मिलेगा 0.46 इंटू 2, गुणा करो तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, तो ये आपको कितना मिलेगा 0.92 के आसपास केल्विन, ठीक है। अब आप क्या करो, 273.15 में से 0.92 क्या कर दो, माइनस कर दो, 5 में से 2 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, और ये कितना आ गया 272, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, नया टेम्परेचर आ जाएगा। देखो बच्चों, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आपसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, ये आपको खुद बतानी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस होगा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, पानी का आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होगा, मतलब अपने को बताना होगा। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा 373 में आने वाले टेम्परेचर को ऐड करोगे, जब भी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो माइनस करोगे। मैंने जो आपको क्वेश्चन सेंड करे थे उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये सारी वैल्यू दी जाएगी, ये भी दी जाएगी, ये भी दी जाएगी, ये भी दी जाएगी, ये दे दी, ये दे दी, ये पूछ लेंगे। आगे बात समझे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन आपके पेपर में है तो आप एक बार वो क्वेश्चन खुद देखना। ये आपका मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का सारा टॉपिक क्लियर करा दिया। बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या, गुणधर्म के 3 टॉपिक हो गए हैं। चौथा टॉपिक अपन बात करते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, प्रासरण दाब को आप इंग्लिश में बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं SPM, हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ पार्टिकल पार निकल जाएंगे और कुछ पार्टिकल क्या है ऊपर रह जाएंगे। ज़्यादातर ये एनिमल के गॉल ब्लैडर से बनती है, जंतु की चमड़ी से बनती है, ये बोल सकते हो, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर देखो क्या कुछ होता है,
आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसके बीच में SPM लगाई, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई। यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन भरा है जिसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता कम है। यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन भरा है जिसके अंदर सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। अब देखो प्रासरण के अंदर ध्यान रखना, ऑस्मोटिक के अंदर ध्यान रखना कि ऑस्मोटिक में हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल, विलायक के पार्टिकल लो से हाई की तरफ जाते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल, विलायक के कण हैं, वो लो से हाई की तरफ जाते हैं। अगर आप कहोगे कि सर हाई से लो की तरफ क्यों नहीं जाते, अगर हाई से लो की तरफ जाएंगे तो उसको आप बोलोगे डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, आंधियाँ किस क्रियाविधि से चलती है, डिफ्यूजन के कारण चलती है। ठीक है, विसरण के कारण चलती है। मगर यहाँ प्रासरण है, प्रासरण में ध्यान रखना कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का जो गमन होता है उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रासरण। इस गमन से इस झिल्ली के ऊपर जो दाब लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रासरण दाब। इस झिल्ली पे जो दाब लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखो इसमें आपको इतना ही बताना है। फिर बात करते हैं, आपके एक टॉपिक और है व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर मैं मान लो हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के ऊपर कोई पिस्टन लगाऊं और मैं ऊपर से कोई इस पे प्रेशर लगाऊं, तो इस पानी पे मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इधर जा रहे थे वो वापस किधर चले जाएंगे, हाई से लो की ओर। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई से लो की ओर जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, व्युत्क्रम प्रासरण बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है खारे पानी को मीठा किस विधि से किया जाता है, समुद्र के पानी को, लवणीय पानी को अलवणीय जल में किस विधि से बदला जाता है, व्युत्क्रम प्रासरण के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य प्रासरण, बाह्य प्रासरण। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रासरण। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल याद करोगे। इसका एग्जाम्पल है हीमोलाइसिस, मतलब आरबीसी का टूटना। ठीक है, किशमिश का पानी में फूलना, किशमिश का फूलना, चने का फूलना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एंडोऑस्मोसिस के। भाई किशमिश को रात भर पानी में रखो फूल जाएगी, चने को रखो फूल जाएगा। होमोलाइसिस, आरबीसी फटती किस कारण से है, होमोलाइसिस के कारण। एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लवणीय पानी में, नमकीन जल में, नमकीन जल में कच्चा आम, कच्चा आम अगर रख दोगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोऑस्मोसिस। देखो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, ये पानी है, इस पानी के अंदर मान लो ये किशमिश रख दी। ठीक है, पानी के अंदर आपने यहाँ क्या रख दिया, किशमिश रख दी भाई। ठीक है, अब देखो ये किशमिश की जो लेयर है ना, ये किसका काम करेगी, एसपीएम का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। और इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, मीठा है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इधर हाई है और इधर क्या है, लो ग्लूकोज है। यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी के पार्टिकल क्या करेंगे, गमन करेंगे, जिससे किशमिश आपकी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब अपने आरबीसी में क्या, आरबीसी के अंदर क्या होता है, यही होता है। आरबीसी की लेयर होती है, वो एक एसपीएम की तरह बिहेव करती है। अपने शरीर में पानी है ही है, एसपीएम के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आरबीसी के अंदर है ना, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और शरीर में बाहर के भागों में साल्ट की कंसंट्रेशन मान लो कम हो जाती है। तो अपने शरीर का सारा पानी आरबीसी के अंदर जाएगा, और जब आरबीसी के अंदर पानी जाएगा वो आरबीसी क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। एक्सोऑस्मोसिस देखो क्या होता है, ये पानी लिया, अब मैंने इस पानी के अंदर क्या कर दिया, बहुत सारा NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया। इस पानी में मैंने क्या करा, बहुत सारा NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया। यहाँ मैंने एक आम रख दिया, कच्चा आम। ये लेयर किसका काम करेगी, एसपीएम का। अब आप क्या देखोगे कि 4 या 5 घंटे बाद ये आम से जल के अणु बाहर निकल गए और ये आम अपना क्या हो गया, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा, तो देखो नमकीन कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा, पानी में। यहाँ पे नमक की कंसंट्रेशन एकदम लो है,
कम है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, बाहर निकल गए। सारे फ्रूट में 90% पानी होता है, पानी जब बाहर निकल जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। एक आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उन सब का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार प्रासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। ये राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, पाई बराबर में CRT, ठीक है। C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.821, फिक्स वैल्यू है। T यहाँ क्या है, टेम्परेचर है। इस कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है इसलिए। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ N/V/RT, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ πV/nRT। आगे बात समझ में? अब आपके नोट्स में एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा होगा, R की वैल्यू दे रखी होगी, टेम्परेचर दे रखा होगा, हो सकता है वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है, हो सकता है N पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक हो गया क्लियर। थैंक यू बच्चों।